हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका फोकस स्टडी आईवीसी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे धातु एवं अधातु से रिलेटेड। मैंने आपको भी बताया है कि धातु और अधातु, इनमें धातु और अधातु से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें अंतर अधिकतर आता है ना। लेकिन हमारे धातु विज्ञान से रिलेटेड कॉम्पिटिशन की बात करें या फिर हम कहें कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, या फिर हम कहें कोई भी आपके नॉर्मल पेपर जो होते हैं साइंस से रिलेटेड, जिसमें आपका धातु विज्ञान एक टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं उन सभी क्वेश्चंस की डिटेल में हम यहाँ पर जानकारी करेंगे धातु विज्ञान टॉपिक से रिलेटेड। ओके, आइए हमारे साथ। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, या फर्स्ट इफेक्ट हमारा कहें तो फर्स्ट फैक्ट में हमने बात करते हैं कि धातु के प्राकृतिक गुणों को ही उनका भौतिक गुण कहा जाता है। ये बात सत्य है कि धातु के प्राकृतिक गुणों को ही हम उनका भौतिक गुण कहते हैं। ठीक, जो उन्हें प्राकृतिक रूप से प्राप्त है उन्हें ही हम उनका भौतिक गुण कहेंगे। इंजीनियरिंग में धातु का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि छोटे से छोटे पुर्जे व बड़ी से बड़ी मशीन प्रायः धातु की बनाई जाती है। आप सब जानते हैं कि इंजीनियरिंग में जो भी मशीनें हैं, उनके जो पुर्जे हैं और जो भी उनके औजार वगैरह है, ये या फिर हम कहें अधिकतर मशीनें जो भी हैं, अधिकतर 100% मशीनें जो है वो धातुओं से बनाई जाती है। इसीलिए इंजीनियरिंग में धातु का बहुत अधिक महत्व है। फिर नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है, प्रत्येक धातु का अपने आयतन के अनुसार कुछ भार निश्चित होता है। यस, आप सही सुन रहे हैं कि प्रत्येक धातु या प्रत्येक मेटल में यदि उसका आयतन है तो उसी हिसाब से उसका भार भी होता है। जिस धातु का आयतन जितना अधिक होगा उसका भार उतना ही अधिक होगा। सीसा की बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीसा। सीसा सबसे भारी व एल्यूमिनियम सबसे हल्की धातु होती है। ये बात आप नोटिस करें कि सीसा आप जानते हैं दर्पण होता है, या हमें कहें कांच या ग्लास, जो कि सबसे भारी होती हैं। और कांच ग्लास नहीं होता। धातु जो हम दर्पण में यूज़ करते हैं या आईने में पीछे तरफ में जो पुताई की जाती है जिस धातु की, उसे हम सीसा धातु बोलते हैं, और जो कि सबसे भारी होती है। और एल्यूमिनियम धातु हमारी सबसे हल्की होती है। नॉट पॉइंट इफेक्ट है, आप इससे बेसिकली ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक धातु, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, प्रत्येक धातु विद्युत व ताप का अच्छा सुचालक होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक धातु में करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होना यानी कि करंट लगता है, या हम कहें कि बिजली के वायर में हम जब उसे कनेक्ट कर देते हैं या फिर बिजली कनेक्ट कर दी जाती है तो करंट लगता है। और यदि हम उसे गर्म करें तो भी हमें ताप का या गर्माहट महसूस होती है, या हम कहें हाथ जलने या फिर ताप का उसमें प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, केवल पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती है। यस, सभी धातुएं, वायुमंडल में जितनी भी धातुएं हैं सभी धातुएं पारे को छोड़कर ठोस होती हैं। लेकिन एक आपने अधातु भी सुना होगा, ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन हमारी जो अधातु है वो अधातु है, ये ध्यान रखें, ठीक है। और अधातु है लेकिन वो कैसी होती है, द्रव अवस्था में होती है। और धातुओं की बात करें तो पारा हमारी ये भी द्रव अवस्था में होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, धातु एक खनिज पदार्थ है। प्रत्येक धातु में निम्नलिखित गुण होते हैं। हाँ, ये बात हमेशा याद रखें आप कि धातु खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ यानी कि हमें ये जमीन के अंदर से या कहें हम भूमि के अंदर से खदानों के माध्यम से खनन करने के द्वारा या खुदाई करने के द्वारा, पोताश्रय के द्वारा हमें प्राप्त होती है। इसीलिए हम धातु को एक खनिज पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक धातु में निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला होता है हमारा भौतिक गुण, रासायनिक गुण, यांत्रिक गुण। आप भली भांति जानते होंगे कि प्रत्येक धातुओं में उनके 3 गुण होते हैं। 3 गुणों में से पहला हमारा भौतिक गुण, दूसरा है हमारा रासायनिक गुण, तीसरा हमारा यांत्रिक गुण। भौतिक गुण यानी कि ऐसे गुण जो हमें भौतिक रूप से दिखाई देते हैं या हम उन्हें छू सकते हैं, छू के पहचान सकते हैं, ये हमारे भौतिक गुण हो जाते हैं। जबकि रासायनिक गुण जो होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो अपना प्रदर्शन करते हैं, उन गुणों को हम रासायनिक गुण कहते हैं। जैसे कि मोटा, पतला, आवाज़ करना, तन्यता, ये हमारे भौतिक गुणों में आ जाता है। लेकिन रिएक्शन की बात करें, जैसे कि जंग लगना या फिर हम कहें जंग ना लगना या फिर अदर चीज़ें, तो वो हमारे रासायनिक गुणों में आ जाती है। यांत्रिक गुणों की बात करें हम तो यांत्रिक गुण ये है धातुओं के कि किस धातु से कौन सी यंत्र का निर्माण किया जाता है और किन यंत्रों का निर्माण नहीं किया जाता, या फिर हम कहें ऐसी धातुएं जिनका यंत्र निर्माण में यूज़ किया जाता है, वो यांत्रिक गुणों वाली हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट है बच्चों हमारा, भौतिक गुण धातु का वह गुण है जिनसे उनके रंग,
बनावट, चमक आदि का ज्ञान होता है। यानी कि रंगों के आधार पर आप देख के, बनावट आप छू के और चमक भी आप देख के ही पता कर सकते हैं, तो ऐसे गुणों को हम भौतिक गुण कहते हैं। धातु का वह गुण जिससे उसकी कठोरता, भंगुरता, तन्यता और धातु वर्धनीयता आदि का ज्ञान होता है, उसे उसका यांत्रिक गुण कहते हैं। यांत्रिक गुण यानी कि यंत्रों में उसके उपयोग के अनुसार होने वाले यूजेस या उपयोगों को और उनके आधार पर हम यांत्रिक गुण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर पॉइंट है हमारा धातु वर्धनीयता या धातु वर्ध्यता, जिसे हम कहते हैं कि यदि किसी धातु को वह गुण जिसके कारण उसे पीटकर बिना टूटे चादरों में परिवर्तित किया जाता है, उसे धातु वर्धनीयता कहते हैं। यानी कि किसी धातु को आप बिना टूटे उसे पीट कर चपटा कर देते हैं या चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तब वो आपका धातु वर्धनीयता हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 12 नंबर कि सोना तथा चांदी में धातु वर्धनीयता का गुण अधिक होता है। यस, ये बात सत्य है। आप सब भी जानते होंगे शायद कि सोना और चांदी, इनमें हमारा जो धातु वर्धनीयता है या हम जिसे आघात वर्धनीयता बोलते हैं, इसका गुण सबसे अधिक होता है। इन्हें हम पतली से पतली चादर के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं, आपने देखा है। नेक्स्ट है हमारा 13 पॉइंट, धातु की तन्यता गुण के कारण धातु को खींचकर पतली चादरें बनाई जाती हैं, जैसे तांबा। हाँ, यदि तांबे के तार बनाए जाते हैं और पतली तारें बनाई जाती हैं, आपने देखा होगा कि तांबे के तार आते हैं, रेड कलर में आते हैं, है ना, कत्थी कलर में, तो वो हमारे तांबे के तार होते हैं, जिन्हें खींच कर, यानी कि तांबे में या तांबा में हम कहें तन्यता का गुण सर्वाधिक होता है, जिन्हें तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रत्यास्थता, धातु का वह गुण जिसके कारण खींचने या भार डालने पर उसमें परिवर्तन आ जाता है। प्रत्यास्थता धातु का वह गुण है जिसके कारण खींचने या भार डालने पर उसमें परिवर्तन आता है और हटाने पर पुनः पहली अवस्था में आ जाता है, इसे हम प्रत्यास्थता कहते हैं। बच्चों, जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि हम गुब्बारे या हम कहें रबड़ को या स्प्रिंग को एक बार खींच देते हैं तो वो खिंच तो जाती है, लेकिन जब छोड़ते हैं तो पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, तो इस प्रकार के गुण को हम उसकी प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्येक धातु अपारदर्शक होती है, अर्थात किसी धातु को आर पार नहीं देखा जा सकता है। यस, सभी धातुएं अपारदर्शक होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कांच में हम आर पार देख लेते हैं, लेकिन किसी भी धातु में आर पार नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वह अपारदर्शक होती है। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार, हमारा 16 नंबर, जिसमें हमारा आता है भंगुरता, ठीक, ब्राइटनेस, जिसे हम भंगुरता बोलते हैं, धातु का वह गुण है जिसके कारण धातु हल्की, चोट लगने से टुकड़े टुकड़ों में टूट कर बिखर जाती है या टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती है, जिसे शीशा में यह गुण सबसे अधिक पाया जाता है। कभी आपने टूटे हुए शीशे यानी कि आईने में उसके पीछे साइड में जो लेप लगा होता है उसे तोड़ कर देखा होगा, तो एकदम बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में बगड़ जाती है वो, या फिर हम कहें फैल जाती है। तो इस प्रकार से ठोकर लगने पर या हम कहें चोट लगने पर टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती हैं, तो ऐसी धातुएं हमारी भंगुर धातुएं कहलाती हैं। यह भंगुरता का गुण सबसे अधिक हमारा शीशे में पाया जाता है। जस्ट अभी हमने आपको बताया था, शीशा से रिलेटेड एक पिछला गुण आया था, तो यहाँ पर है हमारी शीशा, जो कि सबसे अधिक भंगुर होती है। नेक्स्ट है हमारा ढलवा लोहा, ठीक, ढलवा लोहा एक भंगुर पदार्थ है। भंगुर पदार्थ यानी कि ढला हुआ लोहा भंगुर पदार्थ है, जिस पे आसानी से चोट लगने पर कई बार वह आसानी से टूट जाता है। अधातुएं या नॉन मेटल की बात करें हम, तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। हाँ, आप ये बात ध्यान रखें कि धातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस अवस्था में भी, जिनमें अणुओं के बीच आकर्षण बल का मान अधिक होता है, और द्रव अवस्था में भी, जिसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, और गैस अवस्था में भी, जिनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है, या हम कहें ना के बराबर होता है। तो इन तीनों अवस्थाओं में हमारी अधातुएं पाई जाती हैं। धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जा सकती है। यस, धातुओं को मिलाकर आप 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर आप मिश्र धातु बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 20 नंबर, अलोह धातुएं। अलोह धातुओं में लोहे के कण नहीं पाए जाते, जैसे एल्यूमिनियम,
तांबा आदि। यस, यदि ऐसी धातुएं जिनमें लोहे के कण बिल्कुल भी ना पाए जाते हों या ना के बराबर हो तब हम उन्हें अलोह धातुएं कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और तांबा। अलोह धातुओं का गलनांक लौह धातुओं से कम होता है। यस, जब आप अलोह धातुओं को गलाएंगे तो ये लौह धातुओं की तुलना में जल्दी से गल जाती है, या हम कहें इनका गलनांक उनसे कम होता है। आसानी से हम इन्हें द्रव रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अलोह धातुओं में चुंबक के गुण बहुत कम पाए जाते हैं। जी, यदि आप अलोह धातुओं के मध्य किसी चुंबक को लाते हैं या अलोह धातुओं के पास जिसमें लोहे के गुण नहीं हैं उनके पास किसी चुंबक को लाते हैं तो वहाँ पर चुंबक का अपनी ओर आकर्षित करना लोहे को या लोहे का अपनी ओर आकर्षित करना चुंबक को, ये दोनों गुण वहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ना तो चुंबक आकर्षित करता है ना लोहा आकर्षित करता है, क्योंकि वहाँ पर अलोह धातुओं में लोहे के गुण नहीं पाए जाते। और जो चुंबक होता है हमारा वो सिर्फ लौह धातुओं को ही अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन शायद समथिंग कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, तभी हम आप यहाँ पर दे रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से सुने। कास्ट आयरन में कार्बन संयुक्त और स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, जिसे ग्रेफाइट कहते हैं। कास्ट आयरन हमेशा याद रखें, ग्रेफाइट को कास्ट आयरन कहते हैं, जिसमें कार्बन संयुक्त रूप से और स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। पॉइंट है 24 नंबर, बात्या भट्टी। आप सब जानते हैं बात्या भट्टी क्या होती है, जहाँ लोहे को गलाया जाता है या लोहे को पिघलाया जाता है और ढाला जाता है। ठीक, बात्या भट्टी हमारी लोह अयस्क वाली भट्टी, लोहे अयस्क को पिघलाने वाली भट्टी है। बात्या भट्टी गोलाकार शंकु रूप की होती है। जी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे बात्या भट्टी का चित्र है, उसमें देख सकते हैं आप कि बात्या भट्टी गोलाकार शंकु के रूप की होती है। पिग आयरन बहुत ही निम्न स्तर का लोहा होता है, जिसे कार्य करने के लिए सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, या फिर हम कहें जिसका प्रयोग हम सीधे कार्य में नहीं कर सकते, सीधा प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। पिग आयरन को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ, कुछ भागों में बांटा गया है पिग आयरन को, जैसे रचना के आधार पर, उनकी क्या रचना है, कैसे क्या है, और उनके प्रयोग के आधार पर कहाँ कहाँ हम उनका उपयोग करते हैं, और बनाने की विधि के आधार पर किस तरीके से हम उन्हें बनाते हैं उस विधि के अनुसार। रचना के आधार पर पिग आयरन को 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है हमारा सफ़ेद पिग आयरन, सेकंड है ग्रे पिग आयरन, थर्ड है मोल्टेज पिग आयरन। ठीक, पिग पॉइंट हमारा यहाँ पर नेक्स्ट है, पिग आयरन को दोबारा क्यूपोला भट्टी में पिघलाकर ढलवा लोहा बनाया जाता है। जैसे अभी कुछ पॉइंट पे हमारा आया था कि जो ढलवा लोहा होता है उसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। यहाँ पर हम कहें कि ढलवा लोहा को कैसे बनाया जाता है, किस विधि से बनाया जाता है, तो वो हमारी विधि है दोबारा क्यूपोला। ढलवा लोहा निम्नलिखित प्रकार का होता है, जैसे ग्रे कास्ट आयरन, सेकंड हमारा सफ़ेद कास्ट आयरन, थर्ड है मैलेएबल कास्ट आयरन, फोर्थ एलॉय कास्ट आयरन। ठीक, इस तरीके से हमारे 4 प्रकार हैं इसके। ग्रे कास्ट आयरन ढलाई कार्यों में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए रॉड के रूप में या ढलाई कार्यों में सबसे अधिक हम कार्य करते हैं, तो उसका यूज़ होता है ग्रे कास्ट आयरन का। ग्रे कास्ट आयरन का रंग भूरा तथा ग्रेफाइट अवस्था में कार्बन उपस्थित होता है इसमें। ग्रे कास्ट आयरन में उच्च संपीड़न सामर्थ्य होता है। उच्च संपीड़न सामर्थ्य यानी कि बहुत ज़्यादा आप उसमें संपीड़न या हम कहें उसमें दबाव देते हैं तब भी यह आयरन हमारा दब नहीं पाता है या दबता नहीं है, इसलिए इसका उच्च संपीड़न सामर्थ्य होता है। ग्रे कास्ट आयरन की बात करें हम, तो ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग क्लच प्लेट बनाने में, आपने गाड़ियों में देखा होगा क्लच प्लेट बनाने में, ब्रेक, ड्रम, मोटर, हाउसिंग, इंजन, फ्रेम आदि उपकरणों के निर्माण में या बेड आदि में इनका उपयोग किया जाता है ग्रे कास्ट आयरन का। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सफ़ेद कास्ट आयरन में सीमेंटाइड। सफ़ेद कास्ट आयरन में सीमेंटाइड के रूप में कार्बन उपस्थित होता है, या हम कहें बहुत कम मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर, सफ़ेद कास्ट आयरन में कार्बन कंबाइंड फॉर्म में यानी कि वह कंबाइंड रूप से होता है या हम कॉमन रूप से कह सकते हैं, तथा ग्रे कास्ट आयरन में फ्री फॉर्म में पाई जाती है। जी, सफ़ेद कास्ट आयरन हमारा कंबाइंड फॉर्म में और
ग्रे कास्ट आयरन हमारा फ्री फॉर्म में पाया जाता है। मेलिएवल कास्ट आयरन, मेलिएवल कास्ट आयरन सफ़ेद कास्ट आयरन को सुधार करके बनाया गया है या सुधार करके ही बनाया जाता है। मेलिएवल कास्ट आयरन में यदि हम सफ़ेद कास्ट आयरन को थोड़ा सा गर्म करें और उसमें कुछ चीज़ें मिला के उसे सुधार करें, तब हमें वहाँ पर मेलिएवल कास्ट आयरन प्राप्त हो जाता है। 38 नंबर, पिटवा लोहा। पिटवे लोहे का शुद्धतम रूप, पिटवा लोहा जो है वो हमारा लोहे का शुद्धतम रूप है। सबसे अधिक शुद्धतम रूप हमारा पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहे में लोहे की मात्रा 98.8% होती है। पिटवा लोहे में लोहे की मात्रा 98.8% होती है। ध्यान रखें आप, पिटवा लोहा को आसानी से मोड़ा जा सकता है, फोर्ज भी किया जा सकता है, यानी कि आप उसे आसानी से मोड़ सकते हैं, जैसा चाहे वैसा उसे रख सकते हैं, वह आसानी से टूटता नहीं है। पिटवा लोहा बहुत कूट्य तथा तन्य होता है। कूट्य यानी कि आप बहुत अधिक पीटने पर भी नहीं टूटेगा और बहुत अधिक तन्यता करने पर भी वह नहीं टूटता है। पिटवा लोहा को फंडलिंग भट्टी में, ध्यान रखें, फंडलिंग भट्टी हमारी होती है जिसमें पिटवा लोहा बनाया जाता है। इसमें सफ़ेद कास्ट आयरन तथा पिग आयरन के चूर्ण दोनों को मिलाकर हमारा पिटवा लोहा बनाया जाता है। पिटवे लोहे का उपयोग जंजीर, हुक, कृषि औजार और जलयान का बाहरी भाग आदि बनाने में किया जाता है। जंजीर बनाने में आपने चैन वगैरह जंजीर देखा होगा, हुक वगैरह, और कृषि औजारों में जो मजबूत होते हैं बहुत ज़्यादा, जलयानों में जो बाहरी ओर होते हैं, बाहरी ओर यानी कि यह जंग रोधक होता है जिसमें जंग लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ आपको सभी को समझ में आया होगा, और आप जैसे कि कोई भी इसमें कोई इशू हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, है ना। आप चाहें तो स्क्रीन पे बोर्ड लाइन नंबर जो दिख रहे हैं आपको, आप उन पर कॉल कीजिए, हमें डायरेक्टली बात हो जाएगी आपकी। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप हमसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए आपको, जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कोई भी फील्ड हो आपकी, या फिर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड या कॉम्पिटिशन की कोई भी क्लासेस हो, उनसे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको वीडियो बना के देंगे। ओके, धन्यवाद।